करण ने जैसे ही मधु को अपनी पत्नी कहा तो सबके चेहरे खिल गए। करण ने मधु की हथेली और कसकर थामी और उसकी ओर देखकर नंदिनी से बोला, हाँ नंदिनी, मधु मेरी पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि इसके होने वाले बच्चे का पिता मैं हूँ। अब अगर तुम्हें कोई भी सवाल करने हैं तो मुझसे करो, मधु से नहीं। नंदिनी बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगी। तभी करण फिर से बोला, मैं जानता हूँ नंदिनी कि सच जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर मैं तुमसे कोई सच छिपाना नहीं चाहता। तुम्हें धोखेबाज समझकर मैंने 3 साल तुमसे नफरत की है। जब मधु मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तो मैं प्यार से अनजान था, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे परिवार के अलावा जितने भी रिश्ते थे वो दोस्ती के रिश्ते थे, फिर चाहे वो तुम हो या रोहित और रिद्धिमा हो या फिर रेहान हो। पर जब हमारी शादी के मंडप से तुम लापता हुई तो ऋषभ ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ था कि मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ नंदिनी, पर धोखा नहीं। बस इसलिए मैंने तुमसे 3 साल नफरत की। पर कुछ महीनों पहले मेरी मुलाकात महाकाल मंदिर में पहली बार मधु से हुई, और मधु से मिलने के बाद मैंने पहली बार प्यार शब्द के सही मायने जाने। उसने मुझे सिर्फ प्यार करना ही नहीं सिखाया, बल्कि मुझे जिंदगी जीना भी सिखाया। करण ने उसे अपनी और मधु की पूरी कहानी सुनाई। मधु और नंदिनी दोनों ही आंखों में आंसू लिए उसकी बातें सुन रही थी। तभी करण फिर से बोला, नफरत से शुरू हुई ये कहानी कब हमारी प्रेम कहानी में बदल गई नंदिनी, हमें पता भी नहीं चला, और फिर महादेव के आशीर्वाद से हमारी शादी भी हो गई। वो मधु ही थी जो अतीत के अंधेरों से मुझे रोशनी की ओर लेकर आई, जिसके प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। अगर मधु मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता नंदिनी कि तुम्हारी और मेरी शादी की रात क्या हुआ था। मधु की वजह से ही ऋषभ की हकीकत सबके सामने आई है, उसकी वजह से हम तुम तक पहुंच पाए हैं, और आज उसी की वजह से तुम इस घर में खड़ी हो। उसने मधु की हथेली छोड़ी और नंदिनी के पास आया। हमारी शादी होने वाली थी नंदिनी, पर हुई नहीं थी। पर मधु से मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी है वो मेरी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करण ने इतना कहा ही था कि नंदिनी ने उसे बीच में टोक दिया। मैं जानती हूँ करण कि मधु तुम्हारी पत्नी है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। नंदिनी आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आरव, कल रात मुझे बेहोश समझकर तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ मैंने सुन लिया था। आरव हैरान रह गया और बाकी सब भी। नंदिनी फिर से मधु के पास आई और बोली, कल रात मुझे ये तो पता चल गया था मधु कि करण ने शादी कर ली है और वो अपनी पत्नी मधु से बहुत प्यार करता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम वही मधु हो जिसे 3 साल पहले मैंने ऋषभ से बचाया था। इसलिए आज जब मैंने तुम्हें इस घर में देखा तो मैं हैरान रह गई, पर तुम्हें इस घर में देखकर मैं ये भी समझ गई कि करण ने तुमसे ही शादी की है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आया और बहुत रोना भी आया, और जब मुझे ये पता चला कि तुम करण के बच्चे को इस दुनिया में लाने जा रही हो तो मेरी तकलीफ और बढ़ गई, और गुस्से में मैं तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में पहुंची ताकि मैं तुमसे अपने सवालों के जवाब मांग सकूं, तुमसे पूछ सकूं कि तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनकर करण के साथ अपनी दुनिया क्या सोचकर बसा ली। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? पर जब मैं तुम्हारे कमरे में पहुंची तो तुम दोनों को साथ देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि करण तो कभी मेरा था ही नहीं मधु। मधु उसे हैरानी से देख रही थी। नंदिनी ने करण की ओर देखा। करण ने तुम्हें जिस तरह पकड़ा हुआ था वैसे उसने मुझे कभी छुआ ही नहीं। जो प्यार मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखा वो प्यार मुझे कभी करण की आंखों में मेरे लिए नजर ही नहीं आया। जब हम रिलेशनशिप में थे तब भी करण कभी मेरे करीब आया ही नहीं। मैं खुद ही उसके करीब जाने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे गले से लगाने में करण ने सिर्फ आज ही अनकंफर्टेबल फील नहीं किया मधु, बल्कि वो शुरुआत से ही मेरे साथ अनकंफर्टेबल रहा है, और इसकी वजह शायद यही है कि वो मुझसे प्यार कभी करता ही नहीं था, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है मधु। उसकी आंखों में मुझे सिर्फ तुम नजर आ रही हो, उसकी क्या इस घर के हर सदस्य की आंखों और दिल में रहती हो तुम, फिर चाहे वो इस घर के बड़े हो या नौकर। मधु ने नजरें झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी फिर से बोली, मधु, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो एक ऐसे इंसान के पीछे भागने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं जो मुझसे प्यार ही ना करता हो। अगर मैं किसी टीवी सीरियल की वैम्प की तरह करण को तुमसे अलग करने में कामयाब हो भी गई
तो भी करण को कभी नहीं पा सकूंगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ऋषभ मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर चुका है, पर मैं अपनी जिंदगी के आने वाले 30 साल बर्बाद नहीं करना चाहती। मधु उसे एकटक देखने लगी। नंदिनी मुस्कुराते हुए फिर से बोली, जो कुछ भी उस रात तुम्हारे और मेरे साथ हुआ मधु, उसमें हम दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, तो फिर मैं उस कमीने के कर्मों की सजा खुद को क्यों दूं मधु। मुझे भगवान ने नई जिंदगी दी है और मैं अपनी ये नई जिंदगी न तुम्हारे पति के पीछे भागकर बर्बाद करना चाहती हूँ और न ही ऋषभ को सारी जिंदगी कोसकर। मैं जीना चाहती हूँ मधु, और वो सारी खुशियाँ चाहती हूँ जिसे पाने का सपना हर लड़की देखती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सपनों को सच करने वाला राजकुमार कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, और बहुत जल्द मुझे मिलेगा भी। ये सब सुनकर मधु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और नंदिनी की हथेली थामकर बोली, हाँ नंदिनी, बहुत जल्द मिलेगा तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार, एक ऐसा हमसफर जिसका प्यार तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा और तुम्हें इतनी खुशियां देगा जो तुमसे समेटी नहीं जाएगी। मैं महादेव से रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। नंदिनी ने मधु की ओर देखा। मुझे माफ कर देना मधु, जो मैंने तुमसे इस तरह से बात की, पर सच तुम्हारे और करण के मुंह से जानने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था, बस इसलिए मैंने तुमसे बदतमीजी की। आई एम सॉरी मधु। नहीं नंदिनी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे बचाने में तुमने अपना सब कुछ खो दिया और जाने अनजाने मैंने तुम्हारी ही जगह ले ली। नंदिनी ने तुरंत उसे टोक दिया। प्लीज मधु, ऐसा कभी मत सोचना कि जो कुछ भी उस रात हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत का लेखा था जिसे कोई नहीं बदल सकता था। और रही बात करण को मुझसे छीनने की, तो करण मेरा कभी था ही नहीं मधु, वो तो तुम्हारा ही था। इसलिए ही तो मेरी मेहंदी की रस्म में मेरी जगह उस मेहंदी वाली ने तुम्हें दुल्हन समझकर तुम्हारी हथेलियों में उसका नाम लिख दिया था, याद है ना तुम्हें। मधु ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। नंदिनी करण के पास आए। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच, जो उस रात का सच जानकर तुमने अपने भाई का नहीं बल्कि मेरा साथ दिया। मैं ये भी जानती हूँ करण कि अगर मधु तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई होती तो तुम मेरा हाथ थामने में पल भर नहीं लगाते, पर अब तुम मधु के हो और जिंदगी भर उसी के रहोगे। मैं ना मधु से उसके पति को छीनना चाहती हूँ और न ही एक अजन्मे बच्चे से उसके पिता को दूर करने का पाप करना चाहती हूँ। पहले ही भगवान ने ना जाने मुझे मेरे किन गुनाहों की सजा देकर मेरी जिंदगी के 3 साल मुझसे छीन लिए हैं। आज तुम दोनों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है और अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं हमेशा के लिए अपनी फैमिली के पास लंदन जा रही हूँ। करण और मधु हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नंदिनी मुस्कुराते हुए करण से बोली, मैंने सुबह ही डैड को फोन करके सब कुछ बता दिया था करण, वो मुझे लेने इंडिया आ रहे हैं। अब मैं उनके साथ लंदन जाकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, जिसमें अतीत की कड़वी यादों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए अब तुम्हें भी मेरे लिए गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। पर हाँ, अपना बेबी आते ही मुझे उसकी तस्वीर जरूर सेंड करना, करोगे ना। करण ने तुरंत नंदिनी के सामने अपने हाथ जोड़े। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सो मच, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। नंदिनी ने भी तुरंत उसकी हथेली पकड़ ली और बोली, प्लीज करण, ये सब करके हमारी दोस्ती को छोटा मत करो। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे और मधु से कोई शिकायत नहीं है। करण की आंख भर आई, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। उसने आगे बढ़कर नंदिनी को गले लगा लिया तो वो फिर से बोली, और हाँ करण, तुम ऐसे जरा भी अच्छे नहीं लगते। तुम तो आदि को ऑर्डर देते हुए और लोगों को घूरते हुए ही ज्यादा अच्छे लगते हो। उसके इतना कहते ही सबको हंसी आ गई। नंदिनी ने फिर से मधु की ओर देखा। मधु, भगवान से रोज सुबह ये प्रे जरूर करना कि तुम्हारे और करण के बच्चे तुम पर ही जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा एक भी बच्चा करण पर चला गया तो तुम्हारे और इस घर के लिए दो करण को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मधु ने तुरंत करण की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी शालिनी बोल पड़ी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही नंदिनी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मधु का आने वाला बच्चा मधु पर ही जाए, क्योंकि अगर मेरा पोता या पोती इसकी तरह गुस्से वाला हुआ
तो मधु के लिए दो दो करण को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। सबको हंसी आ गई। घर के सारे लोग एक एक करके नंदिनी के पास उसका शुक्रिया करने लगे, पर मधु और करण आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। तभी शालिनी मधु के पास आई। मधु जाओ बेटा, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर के लिए निकलना है। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो नंदिनी ने पूछा, माँ अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ मंदिर चल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, शालिनी हामी भरने ही जा रही थी कि तभी करण बोला। सब उसे हैरानी से देखने लगे। करण नंदिनी के पास आया। नंदिनी तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तो वहां दर्शन के लिए लाइन में कैसे खड़ी हो पाओगी? और वैसे भी आज बुधवार है, बहुत भीड़ होगी, मंदिर है। करण ठीक कह रहे हैं बेटा, इस वक्त आपको आराम करना चाहिए। एक बार आप पूरी तरह ठीक हो जाए, उसके बाद जहां आपका दिल करे वहां जाएगा। हम नहीं रोकेंगे आपको, पर आज रहने दीजिए बेटा, प्लीज। शोभा की बातें सुनकर नंदिनी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। करण ने नंदिनी के दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ। नंदिनी ने फिर से सिर हिला दिया। करण उसे उसके कमरे की ओर ले गया। उनके जाते ही पूजा मधु के पास आकर बोली, जाओ मधु, तैयार हो जाओ। जी चाची। मधु सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। इधर करण ने नंदिनी को बेड पर बैठाया और नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखकर बोला, ये लो नंदिनी, नाश्ता कर लो और फिर अपनी मेडिसिन लेकर आराम करो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और नाश्ता करने लगी। करण वही बैठा उसे नाश्ता करते देख रहा था। तभी नंदिनी बोली, करण तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें तो मधु के साथ मंदिर जाना है ना, तो जाओ। करण उसे एकटक देखने लगा तो नंदिनी फिर से बोली, जाओ। करण कुछ कहने जा ही रहा था कि नंदिनी फिर से बोल पड़ी, कुछ मत कहना करण, प्लीज, कुछ भी नहीं। करण मुस्कुराया। उसने नंदिनी की हथेली अपने दोनों हाथों से थामी। प्लीज नंदिनी, बोल लेने दो मुझे। तुमने मुझे माफ करके मेरे दिल का बोझ तो उतार ही दिया है, पर कुछ बातें और हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। नंदिनी उसे एकटक देखने लगी। करण उठकर खड़ा हुआ और कुछ कदम चलकर बोला, मैं जानता हूँ नंदिनी, तुमने 3 सालों तक जो कुछ भी सहा है उसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तुमने मधु को तो उस रात बचा लिया, पर खुद ऋषभ की घिनौनी साजिश में उलझ गई। मैंने तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखा नंदिनी, पर मधु को देखा है। उसके बदन पर जलती सिगरेट के निशान देखे हैं, उसकी आंखों में उस रात का डर देखा है, ऋषभ के खौफ से उसे कांपते देखा है, सारी रात डर और घबराहट से उसे रोते बिलखते देखा है। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसके आंसू पोंछे हैं नंदिनी, उसे सहारा दिया है। इसलिए इन 3 सालों में तुम किन तकलीफों से गुजरी होगी, इस बात का एहसास है मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि अब तुम पर किसी और तकलीफ का साया भी पड़े। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हें इस घर में लाने के मधु के फैसले से खुश नहीं था। नंदिनी एकटक उसे देखने लगी तो करण ने पलटकर उसकी ओर देखा। हाँ नंदिनी, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस घर में रहो, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर तुम इस घर में रहोगी तो मुझे और मधु को साथ देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम पहले ही इतना दर्द सह चुकी हो, ऐसे में अगर तुम्हें ये सच पता चलता कि मैंने मधु से शादी कर ली है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती और शायद तुम खुद को संभाल नहीं सकोगी। पर ये मेरी खुशनसीबी है नंदिनी कि तुमने सच को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि सब कुछ भूलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरी मधु के फैसले को भी तुमने सही साबित कर दिया। उसे भरोसा था तुम पर कि सच जानने के बाद तुम हमारे बीच कभी नहीं आओगी। पर सच कहूं नंदिनी, जब मधु ने तुम्हें इस घर में लाने का फैसला किया तो मेरे दिल में इस बात का डर था कि कहीं अगर होश में आने के बाद तुम्हारी जिंदगी वहीं से शुरू हुई जहां से रुकी थी तो मधु के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी और मैं उसे अब दर्द में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। अगर तुमने 3 सालों तक दर्द सहा है नंदिनी, तो मधु के हिस्से में दर्द महादेव ने उसके इस दुनिया में आने से पहले ही लिख दिया था। मधु का सारा बचपन दर्द, तकलीफ और आंसुओं के साए में बीता है, और फिर उस रात के हादसे ने तो उससे उसका चैन सुकून भी छीन लिया था। पर फिर शायद किस्मत को मधु पर दया आ गई और उसने हमें एक दूसरे से मिलवा दिया। बहुत मुश्किल हालातों के बीच हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था नंदिनी, पर उससे ज्यादा मुश्किल वो हालात थे जिसकी वजह से हम चाहकर भी एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी किस्मत ने हमारे साथ जो खेल खेला था
वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा क्या हुआ था करण? नंदिनी ने पूछा। करण ने उसे शिमला के उस हादसे के बारे में बताया तो नंदिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। करण ने मुस्कुराते हुए पूछा, है ना किस्मत का अजीब खेल? नंदिनी मुस्कुरा दी, नहीं करण, ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि इशारा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक इशारा मुझे भी मिला था पर मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज मुझे समझ आ गया करण कि तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं, तुम तो सिर्फ मधु के लिए ही बने हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी शादी के वक्त मेरी जगह मधु की हथेली में तुम्हारा नाम नहीं लिखा होता। करण उसे हैरानी से देखने लगा। नंदिनी मुस्कुराते हुए उठकर खड़ी हुई। हाँ करण, 3 साल पहले जब हमारी शादी की रस्में चल रही थी तब तो तुम मधु को जानते तक नहीं थे, पर किस्मत ने तुम दोनों के हाथों की लकीरों को पहले से ही जोड़ दिया था। और शायद यही वजह थी कि उस रात हमारी शादी नहीं हुई और तो और रिद्धिमा से भी तुम्हारी शादी नहीं हुई, और वो भी शादी के मंडप को छोड़कर चली गई। क्योंकि तुम्हारी किस्मत की डोर तो महादेव ने बड़ी ही मजबूती के साथ मधु से बांधी हुई थी, इसलिए तो उस रात तुम्हारी और मधु की शादी हो गई और तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में आंसू भी भर आए। वो नंदिनी के पास आकर बोला, तुम्हें पता है नंदिनी, मधु मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अगर होश में आने के बाद तुमने एक बार भी उससे ये कहा होता कि तुम्हें तुम्हारा करण वापस चाहिए तो वो पल भर नहीं लगाती तुम्हारे रास्ते से हटने में। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे बिना नहीं जी सकती और ना मैं उसके बिना जी सकता हूँ। इसलिए तुमने जो फैसला लिया है नंदिनी, उसके किए मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जिंदगी में कभी भी तुम्हें तुम्हारे इस दोस्त की जरूरत पड़े तो मुझे बस एक आवाज लगा देना, मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। नंदिनी भी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। करण ने फिर से उसकी हथेली थामी। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ नंदिनी, कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले मेरे भाई ऋषभ को मैं उसके किए गुनाहों की सजा दिलवा कर रहूंगा। अगले 24 घंटों में ऋषभ तुम्हारी आंखों के सामने होगा नंदिनी, तुम अपनी आंखों से उसे उसके किए की सजा मिलते देखोगी। नंदिनी ने अपनी दूसरी हथेली करण की हथेली पर रखी और बोली, मुझे पता है करण कि तुम ऋषभ को उसके गुनाहों की सजा जरूर दोगे, भरोसा है मुझे तुम पर। करण ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लिया तो नंदिनी तुरंत बोली, अब जाओ, मधु तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ। करण चला गया। उसके जाते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हें और मधु को साथ देखकर मुझे ये समझ आ गया है करण कि रब जोड़ियां ऊपर आसमान में ही बना देता है, बस किस्मत उन्हें मिलाने के लिए अजीबोगरीब खेल खेलती है, पर सच्चा प्यार किस्मत के उस खेल को भी तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब मैं भी उस पल का इंतजार करूंगी जब महादेव मेरे लिए भी एक ऐसा हमसफर भेजेंगे जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा। दूसरी ओर करण अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि मधु आईने के सामने खड़ी अपने कानों में झुमके पहन रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। करण उसके करीब आया और उसने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। मधु मुस्कुराते हुए पलटी तो उसने करण की आंखों में नमी देखी। मधु ने परेशान होकर तुरंत उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। क्या हुआ करण? करण ने उसकी हथेली चूमी। कुछ नहीं मधु, कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर करण ने उसे अपने गले लगा लिया। मधु ने उसके बालों को छुआ और बोली, करण अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। नंदिनी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेकर हमें इस गिल्ट से भी आजाद कर दिया है कि हमारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो फिर आपकी आंखों में ये नमी क्यों? करण ने उसकी ओर देखा। आज इन आंखों में ये जो आंसू तुम्हें नजर आ रहे हैं मधु, ये खुशी के आंसू है। तुम्हें हमेशा के लिए पा लेने की खुशी है जो मेरी आंखों से झलक रही है। आज तुम्हें खो देने के डर से मैं हमेशा के लिए आजाद हो गया हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मधु ने रोते हुए उसके आंसू पोंछे। हाँ करण, अब मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अब हम हमेशा साथ होंगे। हम हमारे बच्चे के साथ अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ मधु, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, हमारे बच्चे के कदमों में दुनिया भर की खुशियों के ढेर लगा दूंगा। उसे और तुम्हें बहुत 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 प्यार करूंगा। किसी दर्द, किसी तकलीफ का साया तुम पर और हमारे बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। मधु मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे पता है करण कि आप मुझे और हमारे बच्चे को दुनिया भर की खुशियां देंगे और हमेशा हमें ऐसे ही अपने सीने से लगाकर रखेंगे। करण ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मैं नंदिनी को इस घर में लाने के तुम्हारे फैसले के खिलाफ इसलिए था मधु, क्योंकि मुझे इस बात का डर था
कि कहीं अगर नंदिनी ने अपनी इस हालत में तुमसे मुझे मांग लिया तो तुम तो मुझे नंदिनी के लिए छोड़कर चली जाती और मैं तो तुमसे दूर होकर खत्म ही हो जाता। उसकी बातें सुनकर मधु ने गुस्से में उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। प्लीज आज ये बात कह दी है आपने करण, दोबारा मत कहिएगा, समझे आप? वरना मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। कभी बात नहीं करूंगी आपसे, आप मेरी सारी दुनिया हो करण। तो ऐसे कैसे मैं आपको किसी और के लिए छोड़कर चली जाती? इतनी मुश्किलों के बाद आप मुझे मिले हो, मैं किसी के लिए भी आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देती, कभी नहीं। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, समझे आप? करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ मधु, बहुत खुश। अगर ऐसी नौबत आ भी जाती करण, तो भी मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देती, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे पति ही नहीं हो बल्कि मेरे बच्चे के पापा भी हो। इसका भविष्य आपसे जुड़ा है और मैं अपने बच्चे के हक के लिए सबसे लड़ जाती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को वैसा बचपन कभी नहीं देना चाहती जैसा मेरा रहा है। मैं हमारे बच्चे के बचपन में आपके बचपन की परछाई देखना चाहती हूँ। करण ने तुरंत उसकी ओर देखा, पर घर में तो कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा मुझ पर जाए। मधु ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और मुस्कुराते हुए बोली, पर मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल आपकी तरह हो, हूबहू आपकी कार्बन कॉपी। करण ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब लाकर बोला, सोच लो मधु, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मुझे आपको संभालते संभालते छोटे बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आ गया है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मधु को किस करने के लिए अपने होंठों को उसके होंठों के करीब ले आया, पर मधु उसके होंठों पर हाथ रखकर बोली, दरवाजा खुला है, रोशनी आ जाएगी, आ जाने दो, आज तो मैं उसके सामने भी रुकने वाला नहीं हूँ। करण उसे और करीब आकर बोला। मधु ने दरवाजे की ओर देखा और पीछे हटते हुए बोली, पागल हो गए हैं क्या? हमारे कमरे में कोई भी कभी भी आ जाता है। पर करण ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु पीछे जाते हुए दीवार से टिक गई। करण उसके पास आया तो मधु आहिस्ता से बोली, करण कोई आ जाएगा। पर करण उसे किस करने लगा। तभी आरव वहां आकर बोला, भाभी मेरी रेड वाली टी शर्ट नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या? उसकी आवाज सुनते ही मधु ने करण को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। आरव जोर जोर से हंसने लगा। मधु भी हंसते हुए वहां से चली गई। करण ने गुस्से में बेड से पिल्लो उठाकर आरव को दे मारा। लेखिका कविता वर्मा।